हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इंग्लिश की बुक हनीकॉम से चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप अपने क्लास के सभी सब्जेक्ट की कोर्स को आसानी से कंप्लीट कर सकें और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब हम लोग पढ़ेंगे इस कहानी की पार्ट 2। मृदु crept up to the window. मृदु खिड़की की ओर चुपचाप चली गई। Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. यहाँ लिखा है कि मृदु ने यह देखा कि लली कुछ दूरी पर बैठी हुई है और वो अजीब तरीके से वायलिन को पकड़ी हुई है और वायलिन में जो तार लगे होते हैं उसे पकड़ी हुई है। उसकी कोहनियाँ निकली हुई थी और उसकी आंखें कंसंट्रेशन के साथ चमक रही थी। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. bony figure का मतलब होता है हड्डी के ढांचे के तरह फिगर। यहाँ लिखा है कि मृदु ने यह देखा कि लल्ली के सामने उसके म्यूजिक मास्टर बैठे हुए हैं जिनके पीठ का ज़्यादातर हिस्सा खिड़की की तरफ है और उनकी जो बॉडी थी वो बोनी फिगर थी, यानी कि उनकी बॉडी हड्डी के ढांचे की तरह थी। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears. और उसके जो म्यूज़िक मास्टर थे उनका सर ज़्यादातर गंजा था और उनके दोनों कानों के तरफ तेल लगे हुए काले बालों की झालर थी। एंड एन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट, और एक पुराने फैशन का गुच्छा था। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। लेदरी नेक का मतलब होता है चमड़े के जैसा गर्दन। यहाँ लिखा है कि जो म्यूज़िक मास्टर थे उनके चमड़े के जैसे गर्दन पर एक सोने का चेन था एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। और उनके हाथों की उंगलियों में हीरे की अंगूठी थी जो वायलिन के स्टेम पर ऊपर नीचे फिसल रही थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। वेस्टी का मतलब होता है धोती। मृदु ये देखती है कि जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो धोती पहने हुए हैं और धोती की बॉर्डर पर गोल्डन कलर का एक बॉर्डर बना हुआ है और उसी बॉर्डर से म्यूज़िक मास्टर के पैर निकला हुआ है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद अ स्क्रॉनी बिग टो, और जो पैर निकला हुआ है अपने पैर के अंगूठे को वो फ्लोर पर म्यूज़िक के धुन के अकॉर्डिंग वो थपथपा रहे थे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ धुन बजाए। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। यहाँ लिखा है कि म्यूज़िक मास्टर ने लल्ली को सिखाने के लिए कुछ धुन बजाए और उनके धुन को फॉलो करते हुए लल्ली उनको फॉलो कर रही थी, लेकिन जो लल्ली थी वो हेल्पलेस दिखाई दे रही थी और वो नाखुश दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि वो म्यूज़िक मास्टर के धुन को वो अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पा रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लल्ली है और लल्ली की ये जो कोहनी है वो निकली हुई है, उसके आगे ये म्यूज़िक मास्टर है और म्यूज़िक मास्टर का पीठ का ज़्यादातर हिस्सा खिड़की की तरफ है। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. यहाँ लिखा है कितना अंतर है, यानी कि दोनों के धुन बजाने में कितना अंतर है। म्यूज़िक मास्टर जो धुन बजा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इनविजिबल ट्रैक्स पर, यानी कि अदृश्य पटरियों पर, धुन के अदृश्य पटरियों पर वो परफेक्टली सेट हो रहा था। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. जैसे रवि ने कहा था, म्यूज़िक मास्टर की धुन ऐसी थी जैसे किसी ट्रेन के जो पहिए होते हैं वो स्मूथली रेल्स पर यानी पटरियों पर फिट हो रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हीं के धुन को जब लल्ली फॉलो कर रही थी वो अच्छी धुन नहीं बजा पा रही थी। Mridu stared at that huge bare-wrist hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. Bare-wrist hand means अंगूठी पहने हुए हाथ। मृदु ने ये देखा कि म्यूज़िक मास्टर के जो हाथ हैं वो बड़े हैं और उनके हाथों की उंगलियों में हीरे की अंगूठी है और वो बहुत आसानी से वायलिन्स के स्टेम पर चल रही है और इससे बहुत ही अच्छी म्यूज़िक बन रही है। स्क्वैक, देयर वॉज लल्ली डिरेलिंग अगैन।
स्क्वैक क्या होता है? स्क्वैक एक कर्कश आवाज़ होती है। यहाँ लिखा है कि जब लल्ली अपने म्यूज़िक मास्टर की धुन को फॉलो करती है, वो भी बजाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बजाती है वायलिन से कर्कश आवाज़ निकलती है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ। और जब मृदु, रवि और मीना लल्ली को खिड़की से देख ही रहे थे, तभी गेट से किसी की आवाज़ आती है और वो क्या कहता है? अम्मा, ओह अम्मा। रवि seen that beggar away, cried his mother from the back veranda। यहाँ लिखा है कि जो भी गेट के पास से आवाज़ लगा रहा था, उसकी आवाज़ को रवि की माँ भी सुन लेती है और वो रवि के बोलने से पहले ही, मीना और मृदु के बोलने से पहले ही रवि की माँ कहती है कि रवि उस भिखारी को भेज दो। उसकी माँ कहाँ से चिल्लाती है? वरांडा के पीछे से चिल्लाती है। वेयर सी वॉज चैटिंग विद तापी, और वरांडा के पीछे वो तापी के साथ बात कर रही थी और वहीं से वो चिल्लाकर कहती है कि रवि भिखारी को भेज दो। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन्ड टू। पाती तापी को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि ये जो भिखारी है वो एक सप्ताह से लगातार आ रहा है और अब ये समय है कि ये दूसरा घर भीख मांगने के लिए ढूंढ ले, क्योंकि जो भिखारी था वो लगातार एक सप्ताह से रवि के घर आ रहा था और वो कुछ न कुछ मांग रहा था और रवि की जो माँ थी वो उसे देती जा रही थी। लेकिन अब जब भिखारी आया था तो जो मृदु की माँ थी वो तंग आ गई थी, इसलिए वो कह रही थी कि उस भिखारी को जाने दो और ये वक्त है कि वो कोई और घर भीख मांगने के लिए ढूंढ ले। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। जब रवि अपनी माँ की बात को फॉलो करने के लिए वो गेट की तरफ जाता है, भिखारी को ये बोलने के लिए कि उसकी माँ ने क्या कहा है, रवि के पीछे पीछे मृदु और मीना भी आती है। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। जो भिखारी था वो ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था और वो गार्डन में आ चुका था क्योंकि वो उस घर को अपने घर जैसा समझ रहा था। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk। भिखारी क्या करता है? वो अपने ऊपर का जो कपड़ा है वो नीम के पेड़ के नीचे बिछा देता है और उसके ट्रंक से, यानी कि जो नीम का पेड़ था उसके तने से लगकर वो बैठ जाता है, यानी कि नीम के पेड़ का जो तना था उसे टेक लगाकर बैठ जाता है। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर। वो क्यों बैठ जाता है? ताकि वो झपकी भी ले सके। वो एक झपकी लेने के लिए भी नीम के पेड़ के ट्रंक से वो टेक लगाकर बैठ जाता है और साथ ही वो भीग आने का इंतज़ार करता है। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम। और तभी वहाँ रवि आ जाता है और वो भिखारी से ये कहता है कि चले जाओ। उसने बहुत सख्ती से भिखारी से कहा था। वो आगे कहता है कि मेरी पाती कहती है कि ये वक्त है तुम दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। और बेगर यानी कि भिखारी, जो एक झपकी लेने के लिए भी नीम के पेड़ के नीचे टेक लगाकर बैठा हुआ था, चूँकि उसे हल्की नींद भी आ रही थी, इसलिए वो अपनी आँखों को चौड़ा करते हुए सभी बच्चों को एक एक करके देखने लगा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग। वो अपनी आवाज़ को भावनाओं से भरकर कहा, यानी कि जो बेगर है वो क्या कहता है? जब ये सुनता है कि उसे उस घर से जाने के लिए कहा जा रहा है, वो अपनी आवाज़ में भावना भर लेता है और ये कहता है कि इस घर की जो औरतें हैं आर वेरी काइंड सोल्स, वो बहुत दयालु आत्मा है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर अ होल वीक। वो आगे कहता है कि मैंने अपनी बॉडी को और आत्मा को एक सप्ताह तक एक रखा था, यानी कि वो जब भी वहाँ कुछ मांगने आता था, रवि के घर वाले उसे कुछ ना कुछ देते रहते थे, जिससे कि वो अपना पेट भर रहा था। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। वो आगे कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो मुझे आगे जाने के लिए कहेंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस, और इतना कहकर वो अपनी आवाज़ को और ऊंचा करते हुए कहता है, अम्मा अम्मा ओह। सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल। उसका विलाप दुखद हो सकता है, लेकिन ये निश्चित तौर से कमज़ोर नहीं था। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing। यहाँ लिखा है कि
उसके मुरझाए हुए पेट में कहीं एक गहरी मजबूत गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुआ और उसके मुंह से जोरदार आवाज़ में निकला, और उसके मुंह में जो कुछ बचे हुए दांत थे वो पान चबाने की वजह से भूरे रंग के हो गए थे। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। बेगर की आवाज़ को सुनकर रवि की माँ कहती है कि रवि, उसे कह दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और उसे ये कह दो कि वो यहाँ ना आए। टेल हिम दैट, उसे कह दो। सी साउंडेड फेड अप, वो तंग आ चुकी थी। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, और रवि की माँ ने जो कुछ भी कहा था रवि को दोबारा से दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हेयर देयर अंडर द नीम ट्री। द बेगर सेट अप एंड साइड। रवि की माँ ने जो कुछ भी कहा था ये सबके लिए आसान था कि वो उसे के बातों को सुने, क्योंकि रवि की माँ ने ज़ोर से ही कहा था, इसलिए सभी ने उनकी बातों को सुन लिया था, और नीम के पेड़ के नीचे जो भिखारी था उसने भी सुन लिया था। इसलिए बैगर उठकर बैठता है और आहें भरने लगता है। आई विल गो ही सेड वियरली। वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं जाऊँगा। वो थके हुए अंदाज में कहता है। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। भिखारी कहता है कि मुझे सिर्फ इस नीम के पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज सो हॉट द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। वो कहता है कि सूरज गर्म है और तार रोड पर मेल्ट हो गया है, यानी कि पिघल गया है। तार क्या होता है? एक ब्लैक कलर का सॉलिड होता है जो कि गर्म करने पर वो लिक्विड में बदल जाता है और चिपचिपा होता है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। वो कहता है कि मेरे पैर में पहले से ही फोके हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू सो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। वो क्या करता है? अपने नंगे पैरों को वो स्ट्रेच करके दिखाता है कि उसके पैरों में गुलाबी कलर के ब्लिस्टर्स हैं। यानी कि ब्लिस्टर्स किसे कहा जाता है? जब जलने की वजह से या रगड़ खाने की वजह से स्किन में बबल हो जाते हैं, उसको ब्लिस्टर्स कहा जाता है। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। मृदु मीना और रवि से फुसफुसाकर कहती है कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। मृदु आगे कहती है कि क्या तुम्हारे घर में पुराने चप्पल हैं कहीं? आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आईड हैव गिवन देम टू हिम। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। रवि कहता है मुझे नहीं पता, मेरे चप्पल तो इतने छोटे हैं कि इसके पैर में फिट नहीं होंगे, अगर हो जाते मैं इसे दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज। और उस बेगर के जो पैर थे वो मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े थे। द बेगर वॉज सेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ। यानी कि जो भिखारी था वो अपने ऊपर के कपड़े को उसने झाड़ा। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती को उसने कसा। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड। और फिर वो अपनी आँखों को उठाता है, सड़क की ओर देखता है, और सड़क को देखकर वो डर जाता है। ग्लिमिंग इन द आफ्टरनून हीट। और वो क्या देखता है? सड़क पर जो हीट है, दोपहर की जो हीट है उसे देखकर वो डर जाता है। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। मीना ये सारी बातें देख रही थी कि किस तरह से बेगर के जो पैर हैं उसमें चप्पल नहीं है, और बाहर गर्मी है, सड़क चमक रही है धूप की वजह से, और इसलिए मीना कहती है कि इसे अपने पैरों के लिए कुछ चाहिए। और ये कहते हुए उसकी आंखें भर जाती हैं, और वो फिर ये कहती है कि ये सही नहीं है, क्योंकि जो भिखारी था उसके पैरों में चप्पल नहीं थे और उसके पैरों में फोके भी हो गए थे। इस वजह से वो कहती है कि ये सही नहीं है, इसको पहनने के लिए कुछ चाहिए। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। मीना की बातों को सुनकर रवि कहता है कि यानी कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। रवि कहता है कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, कहने से कोई मदद नहीं मिलने वाली। इन 2 minutes he'll be frying his feet on that road। रवि कहता है 2 मिनट में वो अपने पैर सड़क पे जला रहा होगा। What he needs is a pair of चप्पल। उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? उसे चप्पलों की ज़रूरत है, क्योंकि वो चप्पल पहना हुआ नहीं है। So where do we get them? Come, let's search the house। He pushed Mridu and Meena into the house।
और इसलिए वो कहता है कि इसलिए चप्पलों को हम कहाँ पा सकते हैं, हमें चप्पलें कहाँ मिल सकती हैं। फिर वो कहता है कि आओ लेट्स सर्च द हाउस, चलो घर पर ढूंढें। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और रवि क्या करता है, मृदु और मीना को घर में पुश करता है। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वेरांडा, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived. रवि, she whispered to him, whose are those? यहाँ लिखा है, जैसे ही वो बरामदे में दाखिल हुई, मृदु की नज़र उन अजीबोगरीब चप्पलों पर पड़ी जिन्हें उसने आते समय देखा था। वो रवि से फुसफुसाकर पूछती है, ये किसकी है? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old sleepers. रवि ने मुड़कर उन पुरानी लेकिन मजबूत चप्पलों को देखा। He beamed and nodded. वो मुस्कुराया और अपने सर को हिलाया। These are just the right size. ये सही साइज की है। He said picking them up. और वो उन्हें उठाते हुए कहा। मृदु and मीना followed him nervously back into the garden. रवि उन चप्पलों को उठाता है और गार्डन की तरफ जाता है जहाँ पर भिखारी था। मृदु और मीना भी घबराते हुए उसके पीछे बगीचे में चली गई। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. और रवि क्या करता है, बेगर के सामने वो उन स्लीपर्स को डाल देता है और उन्हें कहता है कि इसे पहन लो और दोबारा वापस मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. बेगर ने उन चप्पलों को घूरते हुए देखा और जल्दी से अपने कंधे पर उसने तौलिया डाला। पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, और उन चप्पलों को उसने पहना और बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। 1 मिनट में वो सड़क के कोने में गायब हो गया, क्योंकि वो अब चप्पल पहना हुआ था और उसके पैरों में गर्मी नहीं लग रही थी। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिसिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। म्यूजिक मास्टर लली को ट्यूशन देने के बाद उसे छुट्टी देते हैं और फिर जब वो निकलते हैं, जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे कंचे खेलते हुए तीनों बच्चों के ऊपर एक उदासीन नजर डालते हैं। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. और उसके बाद वो अपने चप्पलों को खोजते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने चप्पलों को उतारा था। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ देर के बाद वो आवाज़ देते हैं लल्ली को। लल्ली सी हरीड अप टू हिम, और वो जल्दी से उनके पास आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरे चप्पलों को देखा है? माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर, मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहीं रखा था। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना ने देखा कि लल्ली और उसके जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो स्लीपर्स को ढूंढ रहे हैं। रवि, मृदु और मीना चुपचाप लल्ली और उसके म्यूज़िक मास्टर को वेरांडा के हर एक कोने में ढूंढते हुए देख रहे थे। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. यहाँ लिखा है कि वो अपने चप्पलों को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रहे थे, रेलिंग के ऊपर से झांक रहे थे और फूलों के गमले के पास झुककर उनके बीच देख रहे थे। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. म्यूज़िक मास्टर अपने चप्पल को खोजते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल नए थे वो जो स्लीपर्स थे बिल्कुल नए थे, मैं उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड तक चला गया था। He went on saying, और फिर वो कहते रहे, They cost a whole month's fees, do you know? उन्होंने कहा कि उनकी जो कीमत है वो पूरे महीने की फीस के बराबर है, क्या तुम्हें पता है? और वो म्यूज़िक मास्टर किसे कह रहे थे? लल्ली को कह रहे थे। सुन लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, और उसके बाद जल्दी ही लल्ली अपनी माँ को बताने के लिए
चली गई। रुकुमनी अपीयर्ड। इसके बाद जब रुकुमनी को ये बात पता चलती है कि म्यूजिक मास्टर के जो चप्पल्स हैं वो खो गए हैं, वो आती है लुकिंग हरास्ड, और वो परेशान दिख रही थी। विद पाती फॉलोइंग हर, और पाती उसके पीछे पीछे आ रही थी। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried पाती। और जब पाती को ये पता चलता है कि म्यूज़िक मास्टर के चप्पल खो गए हैं, तो वो ये कहती है कि वे चप्पल कहाँ हो सकते हैं। ये सोचना वाकई में बहुत परेशान करने वाला है कि किसी ने उन चप्पलों को चुरा लिया होगा। इतने सारे वेंडर्स जो विक्रेता हैं वो आते हैं, और हो सकता है कि उन्होंने ही चप्पल को चुरा लिया है। रुकुमनी काउट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुकुमनी की नज़र पेड़ के नीचे बैठे हुए रवि, मृदु और मीना पर पड़ी। Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? यहाँ लिखा है कि रुकुमनी उन बच्चों की तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास है बच्चे। फिर वो देखती है कि बच्चे चुपचाप है। वो उत्सुकता से धीरे से पूछती है, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरांडा, यानी क्या तुमने किसी को बरामदे में आते हुए देखा है। वो किससे पूछती है, वो बच्चों से पूछती है कि क्या तुमने किसी को बरामदा में दुबकते हुए, इंतज़ार करते हुए किसी को देखा है। लर्किंग अराउंड यानी कि वेटिंग क्वाइटली। अनदर A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows। और चूँकि वो परेशान थे इसलिए उसके जो आईब्रोज के बीच में एक वी शेप का लाइन बन गया था। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth। और दूसरी जो लकीर थी रुकुमनी के soft pleasant mouth पर उभर गई थी। रुकुमनी was angry, thought मृदु with a shiver। मृदु कांपते हुए उसने सोचा कि रुकुमनी गुस्से में थी। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself। मृदु सोचती है अगर रुकुमनी को पैरों में घाव वाले गरीब भिखारी के बारे में पता होता तो वो इतनी परेशान नहीं होती। मृदु ने खुद से कहने की कोशिश की। Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here, poor thing. He had such balls on his feet। गहरी सांस लेते हुए वो चिल्लाई और रुकुमनी से बोली, रुकुमनी, यहाँ एक बेगर था, बेचारा, उसके पैरों में बॉयल्स थे, यानी कि उसके पैरों में फोके थे। तो सेड रुकुमनी ग्रीमली, टर्निंग टू रवि। रुकुमनी रवि की ओर मुड़ते हुए गंभीरता से कहा, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हेयर। वो रवि से पूछती है, क्या तुमने संगीत गुरु की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आता है। चिल्ड्रेन दीज डेज ग्रोन पाती। पाती ने गुस्से में कहा कि आजकल के बच्चे। अम्मा, डिडेंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जेनरस। रवि रुकुमनी से ये कहता है कि अम्मा, क्या आपने मुझे करने के बारे में नहीं बताया था, जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सोने की बालियाँ भी दान कर दी थी। वो कितने दयालु थे और उदार थे। सिली snapped Rukumani, Karna didn't give away other people's thing, he only gave away his own। रुकुमनी रवि से कहती है कि बेवकूफ़, कर्ण ने दूसरों की चीज़ें नहीं दी, उसने सिर्फ अपनी चीज़ें दी। उसकी बातों को सुनकर रवि कहता है, बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मेरे चप्पलें बेगर्स के पैरों में फिट नहीं होते। रवि रश्ड ब्रासली ऑन, रवि ने ढिठाई से कहा, एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। और वो कहता है कि अगर वो फिट हो भी जाती तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रवि सेड रुकुमनी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रुकुमनी कहती है, रवि, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी अंदर जाओ। She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new चप्पल्स। वो जल्दी से अंदर जाती है और गोपू मामा की चप्पल जो उन्होंने मुश्किल से पहना था उन्हें लेकर आती है। These
शुड फिट यू सर, ये आपको फिट होने चाहिए सर। प्लीज़ पुट दिस ऑन, कृपया इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, मैं क्षमा मांगती हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा शरारती रहा है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लीट अप, और नए चप्पलों को देखकर म्यूज़िक मास्टर की आंखें चमक उठीं। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और उन्होंने उन चप्पलों को पहन लिया। हालांकि वो बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी को छुपाया, उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर नहीं किया। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू these days children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. यहाँ लिखा है कि रुकुमनी ये कहती है, मुझे लगता है ये आपको फिट आएंगी। वो कहती है कि क्या करें, आजकल के बच्चों में बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं है, क्या करें। इस पर म्यूजिक मास्टर कहते हैं, हनुमान अवतार ऐसे शरारती लड़के को सिर्फ राम ही बचा सकते हैं। रुकुमनी की आंखें चमक उठी। सी डिडेंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ हॉली मंकी। रुकुमनी की आंखें चमक उठती हैं। वो रवि को बंदर, यहाँ तक कि पवित्र बंदर भी कहा जाना उन्हें पसंद नहीं आया। सी स्टूड stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. यहाँ लिखा है कि वो सामने के दरवाजे के पास सीधी खड़ी रही। ये साफ था कि वो चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर वहाँ से जल्दी चले जाए। When he had clattered off in his new chappals, he said, "Mridu, come in and have some tiffin." जब म्यूजिक मास्टर अपनी नई चप्पलें पहनकर चले गए तो उन्होंने कहा, मृदु अंदर आओ, यानी कि रुकुमनी ने कहा कि मृदु अंदर आओ और कुछ टिफिन ले लो। Honestly, how do you children think of such things? Thank God your गोपू मामा doesn't wear his chappals to work. यहाँ लिखा है कि रुकुमनी कहती है, सच कहूँ तो तुम बच्चों को ऐसी बातें कैसे सोचती हैं। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा काम पर चप्पल पहनकर नहीं जाते। As he walked towards the kitchen with मृदु and मीना, she suddenly began to laugh. यहाँ लिखा है, जब वो मृदु और मीना के साथ रसोई की ओर बढ़ी तो वो अचानक हंसने लगी। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. रुकुमनी मृदु से कहती है कि लेकिन वो हमेशा, यानी कि गोपू मामा हमेशा अपने शूज़ और सॉक्स को वो जल्दी में फेंक देते हैं और वो जब घर वापस आते हैं चप्पल पहन लेते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? रुकुमनी कहती है, व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से, यानी कि तुम्हारे मामा क्या कहेंगे दिस इवनिंग, आज शाम, व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, जब मैं उन्हें ये कहूँगी कि मैंने उनके चप्पलों को म्यूजिक मास्टर को दे दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।